नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं या जिन सब्जेक्ट पे आज हम चर्चा करेंगे वो सब्जेक्ट होने वाला है हमारे बैंकिंग एग्ज़ाम को लेके कि बैंकिंग के एग्ज़ाम में हम पढ़ें कैसे, चीज़ें किस तरीके से आती हैं और कम टाइम में कम रिसोर्सेज में हम अपना सिलेक्शन किस तरीके से सुनिश्चित करें। ध्यान दीजिएगा कि बैंकिंग एग्जामिनेशन को क्रैक करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है क्योंकि सिलेबस इसका बहुत बड़ा नहीं है। दूसरा कारण ये है कि इस एग्ज़ाम में अगर आपने 6 महीने ईमानदारी से अपने कैलकुलेशन पे और अपने पजल पे और अपने पैसेज पे इन तीन चीज़ों पे जिस भी बच्चे ने 6 महीने लगातार काम किया है उसका सिलेक्शन सबसे पहले और कम टाइम में हुआ है। तो दोस्तों आज की जितनी भी ये हम बातें करेंगे, जो भी डिस्कशन करेंगे, उसमें ये देखेंगे कि इन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए किस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि बैंकिंग एग्जामिनेशन में जो हमारा प्री होता है, क्या होता है प्री। इस प्री के अंदर हमारे पास तीन सब्जेक्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं? तीन सब्जेक्ट, जैसे मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। अब आपको ये पता होगा कि जो प्री होता है वो आता है आपका 100 मार्क्स का। कितने नंबरों का आता है दोस्त? तो वो आता है आपके 100 मार्क्स का। अब यहाँ पे जब आप देखिएगा तो मैथ्स 35 नंबर की, रीजनिंग 35 नंबर की और ये जो इंग्लिश होती है यह होती है आपके 30 नंबर्स की। मतलब कि अगर आप इन सबको देखेंगे तो इनका जो वेटेज है वो कितना है? टोटल 100 क्वेश्चन का है। ध्यान रखिएगा कि जो प्री होती है वो आपकी होती है क्वालिफाइंग नेचर की। इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है? वह नेचर होता है क्वालिफाइंग नेचर का। मतलब कि अगर आपने यहाँ पे कट ऑफ क्रॉस करी तो आपका जो सिलेक्शन होगा वह क्या होता है? वह सुनिश्चित होता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो प्री होता है वो क्या होगा? ये आपका सिलेबस। अब देखिए इन तीन चीजों के अलावा यहाँ पे जितनी भी कंडीशंस होती हैं, क्या क्या होती है वो ध्यान दें कि जब आप मेंस में जाते हो, किसमें, किसकी बात करेंगे अभी हम लोग? मेंस में। देखिए तो मेंस में ये सभी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ये तीनों चीजें आपसे पूछी जाती हैं। क्या क्या? मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। देखो ये तीनों के तीनों जो चीजें हैं ये किसमें पूछी जाती हैं? हमारे प्री में भी और मेंस में। बस थोड़ा सा इसके लेवल का अंतर होता है, ध्यान देंगे। इसके साथ साथ में इसके साथ साथ में आपसे पूछा जाता है कंप्यूटर, आपसे पूछा जाएगा बैंकिंग अवेयरनेस और आपसे पूछा जाता है करंट अफेयर। ठीक है। अब बात यह है कि आपको ये लग रहा होगा कि सर आपने इन तीनों को अलग अलग क्यों लिखा? इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत से बच्चे इस गलतफहमी में होते हैं कि आप सबसे पहले प्री निकाल लो, जब प्री निकल जाएगा तो मेंस की तैयारी कर लेंगे। जबकि आपको पता है कि बैंकिंग एग्जामिनेशन आपको इतना टाइम देता ही नहीं है। वो आज आपसे प्री लेगा और 1 महीने के बाद आपसे मेंस ले लेगा। ठीक है, 1 महीने के अंदर फिर वो इंटरव्यू ले लेगा और तीसरे पांचवें छठे महीने जाते जाते आपको सिलेक्शन दे करके आपको ज्वाइनिंग कराने लग जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे एस्पेरेंट होते हैं वो बेसिक प्रॉब्लम क्या करते हैं इस सेक्शन में। उनको ये लगता है कि भाई ये वाली जो पोर्शन है इसको हम लोग आगे पढ़ लेंगे, लेकिन पता ये चलता है कितना ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है कि वो इस पोर्शन को छू ही नहीं पाते, इसी तीन में अटक जाते हैं। और यहाँ पे यह तीनों सेक्शंस आपका सिलेक्शन डिसाइड करते हैं। ध्यान रखिएगा ये तीनों सेक्शन आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगे। यहां से ये जो तीनों के तीनों पोर्शन होते हैं दोस्त, ये तो मैक्सिमम बच्चे कर ले जाते हैं, लेकिन अगर आपने बैंकिंग अवेयरनेस नहीं पढ़ी, आपने करंट अफेयर नहीं पढ़ा, आपने कंप्यूटर नहीं पढ़ा, तो पता है क्या होता है मेरे दोस्त? आप वहां पे फिर कोलैप करना शुरू कर जाते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आप अपने नंबर्स को इनहेंस कैसे करें। अब देखिए मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूं कि किस तरीके से प्री और मेंस क्या चीजें हैं, कि आप यहाँ पे प्री प्लस मेंस को किस तरीके से आप टारगेट कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो आइए जरा देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा जरा, अगर मैं मैथ्स की स्ट्रेटजी की बात करूं, अगर मैं आपसे मैथ्स की स्ट्रेटजी की बात करूं तो आपको ये पता होगा कि 5 नंबर जो होता है वो आएगा आपका सिंप्लीफिकेशन। क्या आता है? सिंप्लीफिकेशन। 5 नंबर क्या आता है आपका? 5 नंबर आएगा आपका अप्रोक्सीमेशन। क्या आता है दोस्त? अप्रोक्सीमेशन। 5 नंबर में ही आपका आएगा, क्या आता है आपका? सीरीज।
क्या आएगा आपसे, सीरीज। और 5 नंबर के ही सेट में अगर आप देखोगे तो यहां पे आता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ रही है, क्या आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पूरे के पूरे जो 5 हैं, ये जो 4 सेक्शन देखते हो, ये बहुत कम टाइम में छोटी छोटी ट्रिक्स के, अगर आपको स्क्वायर, क्यूब, रूट ये सब याद है तो आप इन सारे सेक्शंस को बड़े आराम से कर जाओगे। देखो 20 नंबर तो नहीं आने वाले, लेकिन अगर आपने इन 3 के ऊपर कमांड बना ली तो आप ये मान के चलिए मेरे दोस्त कि यहां से आप मिनिमम 15 नंबर तो निकाल ही सकते हो। कितने नंबर, 15 नंबर। अब आती है बात किस पे, अब आप अगर देखेंगे तो क्लर्कियल के एग्जाम में तो कभी कभी 15-15 आ जाते हैं। बात समझ में आ रही है, 15-20-20 नंबर देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे अगर आप आइएगा तो आपके सामने एक और सेक्शन होता है जिसको बोला जाता है डीआई। ठीक है, अब ध्यान देना, जैसे आपने परसेंटेज पढ़ा, आपने ट्रेन पढ़ा, आपने बोट एंड स्ट्रीम पढ़ा, तो इन सभी चैप्टर्स पे मतलब क्या है कि सपोज करो कि आपने बोट पढ़ा, आपने परसेंटेज पढ़ा, आपने प्रॉफिट और लॉस पढ़ा। अब आप सपोज करो कि ये 3 चैप्टर पढ़ लिए। अब ध्यान देना, यहां से तो आपको सिंगल सिंगल एक एक नंबर मिलेंगे, है ना। आपने ये सारी चीजें जब पढ़ी हैं तो यहां से तो एक एक नंबर मिलेंगे। और ध्यान देना कि जो मैं आपको प्री और मेन से एक साथ कह रहा हूं, तो यहां से जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ोगे उन्हीं चैप्टर्स पे कैसलेट्स डीआई बनती है। तो वो डीआई आप कैसे तैयार कर रहे हो कि देखो जब तक आपका चैप्टर क्लियर नहीं होगा तब तक आप डीआई भी नहीं लगा सकते। तो ये सारी चीजें हैं, और बहुत से बच्चों का शार्प माइंड होता है तो वो क्या करते हैं, सीधे सीधे डीआई तैयार करते हैं। मतलब क्या है कि अगर आपने इन सब के साथ में डीआई को भी 15 नंबरों के आसपास अगर तैयार कर लिया तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो प्री है वो क्वालिफाई हो जाता है। वो क्या होगा, आपका क्वालिफाई हो जाएगा, उससे आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो यहां ध्यान रखेंगे कि जो भी स्ट्रेटजी होती है हमें ये देखना होता है कि मिनिमम, ध्यान देना यार, देखो जो कंपटीशन है ना वो हमेशा कम रिसोर्सेज में सिलेक्शन लेना चाहिए। किताबें बहुत है, पढ़ाने वाले बहुत है, सब कुछ बहुत है, लेकिन अगर आप यहाँ पे मिनिमम लेकर के चल रहे हो तो आपका जो सिलेक्शन है ना बहुत कम टाइम में होगा। और ये सारी चीजें होती हैं, बात समझ में आ रही है। अब दूसरी चीजें देखते हैं हम लोग इसके अलावा कि किस तरीके से यहां से आप लोग रीजनिंग का सेक्शन करते हो। ध्यान देना, तब देखो रीजनिंग में क्या होता है, अब ध्यान दो इधर कि जब आप रीजनिंग के सेक्शन की बात करते हो तो अकेला पजल, ये पजल जो होता है, अकेले जो पजल होते हैं इसमें 20 से 25 नंबर तक की वेटेज देखने को मिलते हैं। कितना, 20 से 25 नंबरों तक का वेटेज जो है आपको एग्जामिनेशन में मिलता है। अब देखो एक तो आएगी पजल, और इसी पजल में अगर सिटिंग अरेंजमेंट को ऐड कर दिया जाए तो ध्यान रखिएगा कि 5 से 10 नंबर, कभी लीनियर और सर्कुलर दोनों पूछ लिया जाता है, तो 5-5 नंबर का सेट वो मिल गया आपको। और उसके बाद से क्या मिलेगा, नॉर्मल पजल भी आपको कितनी मिल जाती है, 10-10 नंबर की, 15-15 नंबर की। तो यानी कि अगर एक का नंबर ऊपर नीचे हुआ, जैसे फ्लोर बेस्ड हो गया, डे के साथ हो गया, तो ये सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या चीजें पढ़ने से ही आपका सिलेक्शन होगा। और ध्यान रखना कि इस पजल में कोई कितना भी बड़ा तुर्रम खां हो, ये पजल सिटिंग अरेंजमेंट पे थोड़ा सा बेसिक होता है। ध्यान रखना, मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि सिटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा सा बेसिक पढ़ना होता है। बाकी पूरा का पूरा अच्छे कंटेंट के साथ अगर किसी बच्चे ने प्रैक्टिस करी है, अगर किसी बच्चे ने प्रैक्टिस करी है तो उसका सिलेक्शन सुनिश्चित होता है। आप ये देख पा रहे होगे कि ये सारी चीजें मिली। अब देखो यहाँ पे छोटे छोटे टॉपिक कौन से हैं, जैसे ब्लड रिलेशन, देखना ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद से आपका है कोडेड इनइक्वलिटी, कोडेड इनइक्वलिटी, फिर क्या आता है आपका, फिर अब देखो इसी में जो चीजें बनती हैं, तो ब्लड रिलेशन से भी पजल बनेगा, डायरेक्शन से भी पजल बनेगा, उसके बाद से कोडेड इनइक्वलिटी से भी क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन कोडेड का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा बहुत कम देखने को मिलता है। बात समझ में आ रही है। फिर क्या होता है, यहां से आपको मिलेगा कोडिंग डिकोडिंग। ये चैप्टर्स आपके लिए मेंस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं।
कोडिंग डिकोडिंग, फिर इनपुट आउटपुट मशीन, इनपुट आउटपुट मशीन। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो इनपुट आउटपुट मशीन होती है यह तो स्पेशली मेंस के लिए पूछी जाती है। किसमें पूछी जाती है? तो मेंस के लिए पूछी जाती है, ठीक है ना। और ये बहुत अच्छा वेटेज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद से अगर आप देखिएगा तो इसी में एक क्वेश्चन और आता है जो कि सेट का आता है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ से तो बहुत स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर एक और होता है आपका जिसके अंदर पूरे के पूरे नंबर मिसलेनियस के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए तो पहले एक लिख लिया जाता है यहाँ पे सिलोलिज्म। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो एक एक नंबर वाले होते हैं, दो दो नंबरों वाले होते हैं। यहां पे आप इनको और इनको अगर आप मैनेज करके चलोगे, ध्यान देखना, तो आपका प्री के साथ साथ में जो मेंस है वो भी क्या होता है, आपका रेडी होता रहता है। तो जब भी आप उस पर टारगेट करिए तो आपको हमेशा प्री के साथ में मेंस टारगेट करना है। और यहां से मैं ये जो आपको 25 नंबर कह रहा हूं, ये तो आपको क्या करना है, आपको यहां पे बेसिकली जो भी काम करो वो करनी है आपको प्रैक्टिस। इज दैट क्लियर? अब आते हैं बात इंग्लिश के सेक्शन पे। तो ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, इंग्लिश जो होती है, इंग्लिश को हमेशा दो तरीके से पढ़िए। देखिए, इंग्लिश को आप प्री और मेंस के लिए आप दो तरीके से पढ़ो। हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि अगर आपको प्री के साथ साथ में मेंस देना है तो यहां पे आपको ग्रामर के साथ साथ, ध्यान रखिएगा कि ग्रामर के साथ साथ में यहां पे आपको पैसेज की तैयारी करनी पड़ेगी। अब पैसेज में क्या करोगे? तो एक तो तरीका होता है कि बच्चे सबसे जो बड़ी मिस्टेक करते हैं द हिंदू उठा लेते हैं। भाई तुम्हें आता नहीं है, और द हिंदू की जो वोकैब होती है वो इतनी स्टैंडर्ड लेवल की होती है कि एक ही वोकैब को वो 4 तरीके से यूज करता है। अब वो पता है नहीं, पूछा कुछ है, समझा कुछ है, अर्थ कुछ और निकाला है। तो यहां पे मैं अपने दोस्तों को एक अच्छी सलाह दूंगा कि पैसेज के लिए अगर आप बेसिक से कर रहे हो तो ध्यान रखना कि इसके लिए ना आप मार्केट से 2-3 मैगजीन उठा लो, जैसे योजना, योजना उठा लो। फिर एक आती है बहुत अच्छी मैगजीन कुरुक्षेत्र। उसके बेनिफिट ये मिलेगा आपको कि योजना और कुरुक्षेत्र मिलोगे ना तो बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड वहां पे टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो वहां से आपको टर्मिनोलॉजी, अच्छा मैगजीन है, इजी लैंग्वेज है, तो तुम्हें पढ़ने में भी डर नहीं लगेगा। तो धीरे धीरे जब चीजें बिल्डअप कर लोगे, तो जब आप यहां बिल्डअप कर लोगे इन दोनों से, इसको कम से कम नहीं तो 3 मंथ, इसको मिनिमम आप 3 मंथ पढ़ो ना इसको बैठ के। जब आप इसको 3 मंथ पढ़ोगे तो आपको एक पढ़ने की स्टैंडिंग आ जाएगी, अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। अब बच्चे क्या करते हैं, उनको बहुत अच्छी सलाह दी जाती है कि कक्षा 4 की कोई कहानी किताब उठा लो, तो आपकी यूज की तो आने वाली नहीं है। तो आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाओ अपना और यहां से शुरुआत करो। बात समझ में आ रही है? तो यहां से जब आप शुरुआत करोगे उसके बाद से आप कोई भी एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर उठा लो आफ्टर 3 मंथ। आप ध्यान रखिएगा, आफ्टर 3 मंथ्स कोई भी आप न्यूज़पेपर उठा लो। बात समझ में आ रही है ना? जब आप इसको करना शुरू कर दोगे तो आप देखोगे कि ग्रामर्स के साथ साथ में आपके ये भी होने शुरू हो जाएंगे। उसका बेनिफिट क्या है? देखो, पहला बेनिफिट तो ये है कि आप यहां से पैसेज करना शुरू कर दोगे। बात समझ में आ रही है? पैसेज बड़े आराम से आप कर लोगे। दूसरा बेनिफिट क्या है यहां पे कि उसके बाद से PQRS, PQRS में भाई आप क्या करते हो, अरेंज ही तो करते हो। तो जितनी अच्छी समझ रहेगी, आपके पास ग्रामर्स के रूल रहेंगे, तो आप PQRS भी कर लोगे। फिर क्या आता है आपके पास? तीसरा आता है एंटो और साइनो। तो एंटो साइनो कब करोगे? जब आप ये मैगजीन पढ़े रहोगे। आपको वोकैब करने की आदत, टारगेट बनाओ कि एक हफ्ते के अंदर मुझे, 10 दिन के अंदर मुझे एक मैगजीन खत्म करनी है। 20 दिन के अंदर आपने 2 मैगजीन खत्म करी, और बहुत सस्ती सस्ती आती है, 30-30 40-40 रुपए की आती है। यानी कि जितने में आप मोमोज खाते हो उससे भी कम का खर्चा है यहाँ पे। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये सारी चीजें ना आप स्टेप बाय स्टेप सीखते हो। तो बैंकिंग एग्जामिनेशन टफ नहीं है, थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो ये हमेशा अपने दिमाग को समझाइएगा कि अगर आपको बैंकिंग एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है तो बैंकिंग एग्जामिनेशन का पहला रूल होता है कि आप प्री के साथ साथ में मेंस की भी तैयारी करो। अब मेंस की तैयारी क्यों?
क्योंकि अगर आपको पीओ बनना है तो पीओ बनने में आपको यह पता होना चाहिए कि टाइपिंग पे ही आपका एक रिटन पेपर होता है। अब आप पीओ बनने चले गए, आपका प्री निकल गया, मेंस में भी बहुत अच्छी तैयारी, अब आपका हाथ ही सेट नहीं है, अब आप टाइप ही नहीं कर पा रहे, खत्म कहानी। तो ये सारी चीजें क्या होंगी। अच्छा, दूसरी चीज मैं क्यों कह रहा हूं कि जब टाइप करोगे तो वोकैब होनी चाहिए, एक्यूरेसी भी तो होनी चाहिए। पता चल गया टाइप आपने कर लिया, अब इकोनॉमी को इकोनॉमी लिख रहे हो, तो आपके पास वहां पे क्या है कि जो टाइपिंग स्टैम्प होगी, जब आपके पास राइटिंग के लिए सारी चीजें होंगी, तभी तो आप कुछ कर पाओगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्त कि अगर आपको पीओ बनना है तो प्री के साथ साथ में मेंस को भी टारगेट लेके चलो, और ये अचीव होता है, ऐसा नहीं है। हमारे यहां से ना जाने कितने बच्चों ने 6 मंथ के अंदर अचीव किया है। तो इन सारी बातों को अगर आप लेकर के चलते हो तो फिर आप 6 महीने के अंदर इतने काबिल हो जाते हो कि आप जो है वो यहां तक पहुंच सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो आपको क्या आता है क्या नहीं आता है इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कुछ ना आए और आपका सिलेक्शन हो जाए तो आपको सब कुछ आता है, और सब आ रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं आ रहा। ये सीधा सा वाइस वर्सा चीजें होती हैं, तो इस चीज को समझो। रिसोर्सेज कम रखो, प्रैक्टिस जो है, एक ऑनलाइन टेस्ट पेपर लगाने की आदत डालो कि अगर ऑनलाइन टेस्ट पेपर जिस भी बच्चे ने लगाया है उसकी स्पीड 6 महीने के अंदर अपने आप बढ़ी है। ठीक है, तो यहां पे हम ऑफलाइन इसीलिए 4-4 4-4 आवर्स हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इसीलिए पढ़ाते हैं क्योंकि वो बच्चे जो हैं उनको जो चीजें कमजोर है वो उनकी अच्छी हो। ठीक है, तो समझ में आई होंगी बातें। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी इन सेक्शंस को करना, तो यहां पे आपको करने के लिए मैं वापस से कह रहा हूं कि प्री और मेंस को एक साथ टारगेट लेके चलो। ठीक है, तो थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।